नमस्कार। मेरे चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण सोना। सोना की आज अचानक स्मृति होने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है। गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे थे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध होने के कारण तथा बड़ी हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी उचित देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पहले मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना ही इस कोमल प्राण जीवन की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु तब तक वह अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरी रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो ऐसा लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपकवर्णा, रूपसी के उन्मुक्त सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह ना किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के मोती की। जिन्होंने हरितिमा में लहराते हुए मैदान में छलांग भरते हुए हिरण के झुंड को देखा होगा, वही उस अद्भुत गतिशील सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं। परंतु जीवन के इस जल सौंदर्य के प्रति शिकारी का आकर्षण नहीं रहता। मैं प्रायः सोचती हूँ कि मनुष्य जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय और जड़ बनाने के कार्य को मनोरंजक कैसे कह सकता है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, असपृश्य तथा भयजनक हो उठता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र है, यह मैं समझ नहीं पाती। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की घटाओं के समान उड़ते पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य बंदूक से निशाना साधकर उड़ते गाते पक्षियों को ढीले के समान गिरा देता है। शत विशत रक्त स्नात उन मृत लघु शिवों में न संगीत रहता है न सौंदर्य, परंतु मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। हिरन जैसा सुंदर और निरीह पशु दूसरा नहीं है। इसकी आंखें तो करुणा की मूर्ति हैं। इसकी गतिमय सजीव सौंदर्य से अधिक मनुष्य को इसका आखेट रुचिकर लगता है। वन में आराम करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। तब सोना की माँ अपने नवजात शिशु के कारण भागने में असमर्थ थी। नवजात शिशु भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी हिरनी के साथ उसके शिशु को भी उठा लाए। उसके परिवार की एक महिला ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। उनके घर की एक बालिका उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, बचने की आशा भी धूमिल ही थी। सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसे बड़ी कठिनाई से दूध पिला पाते। धीरे धीरे उसने रात में मेरे पलंग के पास से सटकर बैठना सीख लिया था।
अंधेरा होते ही वह पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर ही वह निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित ही था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना, कुछ देर कंपाउंड में जारों और पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचकर प्रत्येक कमरे का निरीक्षण करती। कोई छात्रा सोना के माथे पर कुमकुम लगाता, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। उसके मेस में पहुंचते ही नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते। छात्रावास का जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर खेलती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय मेरे पास नहीं है, परंतु वह ठीक मेरे भोजन के समय भीतर आ जाती और मेरा खाना समाप्त होने तक वहीं खड़ी रहती। कुछ चावल, रोटी आदि भी उसका प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर उसे सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल चलता रहता। मेरे प्रति उसके स्नेह प्रदर्शन में कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने से या पीछे से छलांग लगाती। वह मेरे पैरों को सिकोड़कर सिर से इतनी ऊंचाई से छलांग लगाती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती। भीतर आने पर वह मेरी साड़ी का पल्लू मुंह में भर लेती और कभी चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह हैरान रह जाती। पालने पर वह पशु न रहकर ऐसा स्नेही संगी बन जाता है जो मनुष्य के एकांत शून्य को भर देता है। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित है, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास ही प्राप्त हो गया। हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। वह केवल स्नेह पहचानता है। मेरी बिल्ली, कुत्ते, हेमंत, बसंत, फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे मित्रता स्थापित कर ली। वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। वर्ष भर बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पिताब, रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल, खुरों के कालेपन में चमक आ गई। आँखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीचे गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। अब उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति संसार जागने लगा था। प्राय सुने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। शैशव के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसका पहले वाला मनोरंजन नहीं होता था। गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। पालतू जीवों से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के दैनिक क्रियाकलाप भी बंद हो गए थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसमें आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत, बसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होल डाल बिछाकर उसमें बिस्तर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंक कर मानो मुझे उपलम्ब देने लगते। यदि उन्हें बांध कर ना रखा जाए तो वे कार में घुसकर बैठ जाते। सोना की सह चेतना में मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध न था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कंधे पर आ बैठी। हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगी, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। सोना कहाँ है पूछने पर मालूम आंसू पोंछने लगा और चपरासी, चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे। माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ बता दिया। छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे भाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो उठी कि वह कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें स्वाद पाने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन वह बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वह उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। मजबूरीवश सब उस मृत सुनहली रेशम की गठरी को गंगा में प्रवाहित कर आए। यह सुनकर मैंने निश्चय किया था कि हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है।